जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान का महा मैराथन एमसीक्यू करेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें से शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता और निदेशन एवं परामर्श, ये सभी टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है, हम इस पांचों टॉपिक को केवल एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था, ठीक है, उसे अरस्तु अरस्तु और प्लेटो, ये दोनों प्राचीन या फिर ग्रीक युग के विचारक थे, ठीक है। इन्होंने जो मनोविज्ञान का विषय था वो किसे माना, तो आत्मा को माना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मा, ठीक है। कौन कौन थे, तो एक तो थे प्लेटो और दूसरे थे अरस्तु, ठीक है। इसके बाद संत अगस्टाइन आए मध्य युग में, ठीक है। इन्होंने किसे माना मनोविज्ञान का विषय, तो इन्होंने मन को माना, ठीक है। इसके बाद आधुनिक युग, तो आधुनिक युग में जो विलियम जेम्स थे, विलियड वुड, जेम्स सली, इन्होंने जो मनोविज्ञान का विषय था वो चेतना को माना, ठीक है, चेतना को माना। इसके बाद फिर जो समकालीन या फिर मनोवैज्ञानिक विचारक थे, जैसे कि बीएफ स्किनर, इवान पी पावलव, वुडवर्थ, वाटसन, इन्होंने भी मनोविज्ञान का जो विषय था वो किसे माना, तो व्यवहार को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव जो होता है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी कौन कौन से है, तो शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है और अधिगम अनुभव, ये तीनों ही क्या है कि मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, समस्या कौन सी आती है पूछा है, तो एक तो है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये नहीं आती है, ठीक है। विद्यालयों के में बच्चों का कम नामांकन, ये भी नहीं आती। शिक्षा का गिरता स्तर, ये भी नहीं आती। लेकिन जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, ठीक है, ये आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, आपके ऑप्शन है शारीरिक गठन और सकल सूरत, या फिर रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना, ठीक है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। देखिए, अधिगमकर्ता दैट मीन्स सीखना, जानना, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर आ जाएगा पेस्टालॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। जो इंद्रिय जनित स्तर होता है इसमें शामिल होते हैं शिशु, ठीक है। जैसे कि आंख के बारे में सोचने लगे, कान के बारे में सोचने लगे, हाथ के संबंध में, अगर इनके संबंध में कुछ भी सोचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंद्रिय जनित स्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। आपके कथन देखिएगा, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन को बताता है, ठीक है, ये नहीं होगा। यह व्यक्ति के अनुभवों को बताता है, ये भी नहीं होगा। इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक व्यक्तित्व से है, प्रक्रियाओं से है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, कौन सा, तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसने कहा था, किसका मत है ये, आपके ऑप्शन है अल्बर्ट बनूरा, मैस्लो, बीएफ स्किनर या फिर जीन पियाजे। तो किसका कथन था, तो मैस्लो का कथन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1913 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछा है कि शिक्षा क्या है। आपके ऑप्शन है, एक सामान्य विधि है, नहीं है, ठीक है। एक विद्यालय तक ही सीमित है। शिक्षा क्या विद्यालय तक ही सीमित है, बाहर नहीं मिलता है? तो नहीं, शिक्षा क्या होता है, हर जगह मिलता है, ठीक है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्या है कि पूरी जीवन आप जब तक जिएंगे तब तक आप कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा क्या है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है भूगोल से, दर्शन से, संस्कृत से या फिर नीति शास्त्र से? तो देखिए जो मनोविज्ञान है इसका जन्म दर्शन से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है मनोविज्ञान का जन्म? तो दर्शन से हुआ है। दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है क्योंकि मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो अध्ययन है वो दर्शन की एक शाखा यानी कि मन की दर्शन के रूप में किया जाता है। अगला देखिएगा, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। आपके ऑप्शन है, कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुड, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक या फिर वी एफ स्किनर? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये क्या है? प्रथम आधुनिक शिक्षा यानी कि मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। आपके ऑप्शन है, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से या फिर जर्मन भाषा से? तो देखिए एजुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया हुआ है लेकिन ये सी होगा। एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है तो किससे विकसित हुआ है? तो लैटिन भाषा से विकसित हुआ है एजुकेटम शब्द। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए क्या करते थे? उपयोगी मानते थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो देखिए शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने ही। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने ही, ठीक है। नेक्स्ट है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रक्रिया है, आपके ऑप्शन है, बालक के समाजीकरण की, बालक के समाजीकरण की, ये नहीं होगा। सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, ये भी नहीं है, ठीक है। बालक में सर्वोत्तम से बहरान लाने की, ये भी नहीं होगा। बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रक्रिया क्या है? तो देखिए विवेकानंद जी के अनुसार, ठीक है, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति जो है वही शिक्षा की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने, रूसो ने, विवेकानंद ने या फिर डीवी ने? किसने दिया था? तो डीवी ने दिया था, ठीक है। देखिए डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। अगला देखेंगे, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? देखिए शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये कहा था टीपी नन ने। किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था। टीपी नन के अनुसार जो शिक्षा होता है वो क्या है? व्यक्ति का पूर्ण विकास है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला थी ये मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। किसने रखी थी? तो मैक्स वर्थीमर ने, मैक्स वर्थीमर, ठीक है। सी पर दिया हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, मैक्स वर्थीमर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जो मैक्स वर्थिमर थे इन्होंने रखी थी, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। अगला सवाल है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए संरचनावाद इसके जो प्रवर्तक थे वो वुंट थे। कौन थे?
वुंट थे संरचनावाद के प्रवर्तक। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विल्हेम वुंट, इसका इनका पूरा नाम क्या था? तो विल्हेम वुंट इनका पूरा नाम था। और ये भी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। अगला देखिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को, ठीक है, किसने स्थापित किया था? अभी मैंने बताया था, डब्ल्यू वुंट ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वुंट। और कब किया था? तो विलियम वुंट ने 1879 में। 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लेप्जिग में विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। नेक्स्ट है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। तो देखिए, प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला था, इसके संस्थापक कौन थे? तो वुंट थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा था? तो ये कहा था वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने परिभाषित किया था। वॉटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है? कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। अगला सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो देखिए, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था इसको, ठीक है, आत्मा का अध्ययन, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि इस विषय का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। तो सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन, इसके बाद किसमें? तो मन का अध्ययन दूसरे नंबर पर, इसके बाद चेतना का अध्ययन, ठीक है, और फिर व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार के संजोय है, कथन था। ये कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्यतम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो ये कथन कहा था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल जो कि एक जर्मन शिक्षा शास्त्री था, जो पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। अगला सवाल है, किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ऑप्शन है हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का, या फिर प्लेटो का। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम्स का। एडम्स का कथन था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? देखिए, शिक्षा क्या है कि सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा था? तो कमेनियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। देखिए, शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य होता है वो व्यक्ति का विकास करना है, सिंपल सा, ठीक है। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये है प्लेटो की रचना। रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लेटो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का? किसका होता है? तो बाल मनोविज्ञान, यानी कि बालक, सिंपल सा है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो बालक का होता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, देखिए बाल मनोविज्ञान जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में आपका व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या किया जाता है? कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही आपका शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन कहा था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ए, यह बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है? कथन देखते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। एक, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सारे बच्चे एक जैसे होंगे क्या? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, यानी कुछ बच्चे विशिष्ट, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन राइट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा क्या है? अपने आप में एक विशिष्ट होता है, बस शर्तें उसे अपने अंदर के ज्ञान को जानने की बस जरूरत है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो देखिएगा, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये नहीं होगा। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। तो केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये हो जाएगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, गर्भावस्था, यानी कि बच्चा जब गर्भ में है और उसके बाद वो जब किशोर हो जाता है तब तक का जो अध्ययन होता है वही क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? तो देखिए, प्रयोगात्मक जो विधि है इसको सर्वप्रथम विल्हेल्म वुंट ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था? विल्हेल्म वुंट ने। अगला क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है, आपके ऑप्शन है मनोज्ञात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है मनोज्ञात्मक मनोगत्यात्मक। अगला सवाल है, विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकास का तात्पर्य है, ठीक है। अगला सवाल है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है रेखीय, पूर्वानुमेय, निरंतर, या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो रेखीय कथन गलत है, ठीक है। बालक का विकास प्रभावित होता है, ऑप्शन है वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो बालक का विकास होता है एक तो वंशानुक्रम से होता है और दूसरा वातावरण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, ऑप्शन है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, उच्च मानसिक क्षमता, या फिर कल्पना शक्ति का अभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है। ये क्या होता है कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक क्या होता है? कल्पना शक्ति का अभाव। एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ता सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत से स्पष्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट क्रिया। एरिक्सन के अनुसार अन्योन्यता संकट, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है का काल है, कब से कब तक चलता है इसका काल? तो 13 से 18 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा एक संवेदी प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी। भाषा विकास का सिद्धांत दिया, किसने दिया था? फ्रॉयड ने, चॉम्स्की ने, बर्नर ने, या फिर ब्रिजेज ने। किसके ने दिया था? चॉम्स्की जो था इसने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। अगला है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष की शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह है क्या है? सामान्य, सामाजिक, आक्रामक, या फिर संवेगात्मक। तो राइट आंसर है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। विकास एवं वृद्धि है, ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी हैं, समान हैं, पूरक हैं, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो विकास और वृद्धि होता है ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। हमारा पहला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए दोस्तों, ये जो बुद्धि शब्द है, ये जो दिमाग शब्द है, बुद्धि शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि है तो देखते हैं क्या है? एक अकेला और जातीय विचार, ये नहीं है।
दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ये भी नहीं है। एक विशिष्ट योग्यता, ये भी नहीं है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ये राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बुद्धि होता है ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है जिसमें सोचने, बोलने एवं विचार धारने की क्या होती है, क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा, अविभाज्य नहीं बल्कि भाज्य होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किसने कहा था, तो स्पीयरमैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो देखिए दोस्तों जो फ्रीमैन था इसके अनुसार बुद्धि जो थी ये 4 प्रकार की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन के उपरांत प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़कर कितनी कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 कर दिया गया, ठीक है। 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 59 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, EQ एवं IQ किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों जो EQ और IQ होता है ये मानक प्रदत्त का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन क्रमशः कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम जो संशोधन था ये किया गया 1908 में और द्वितीय संशोधन 1911 में किया गया था। अगला है, सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया? तो देखते हैं, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, थॉमसन ने या फिर अल्फ्रेड बिने ने? किसने किया था दोस्तों, तो अल्फ्रेड बिने। दोस्तों जो अल्फ्रेड बिने था इसने मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का क्या किया था, निर्माण किया था। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्ति नवीन व्यक्तियों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च है, क्या है, तो शैक्षिक लब्धि है, सामयिक लब्धि, EQ यानी कि बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेगिक लब्धि यानी कि EQ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष, ठीक है। 16 वर्ष की जो उम्र होती है दोस्तों इसमें बुद्धि की अभिवृद्धि जो होती है ये चरम पर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को, श्रेष्ठता को, प्रतिभाशाली को या फिर दार्शनिकता को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। कोई बालक है वो अनुपयोगी वस्तुओं को सुंदर पेंटिंग बनाता है तो ये उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं? देखिए बुद्धि लब्धि यानी कि IQ वाला, 0 से 25 कि IQ वालों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों, मूर्ख बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, जड़ बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। क्या कहा जाता है? तो जड़ बुद्धि बालक कहा जाता है, ठीक है, जड़ बालक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड एनक। जो गुड एनक थे दोस्तों ये बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो देखिए दोस्तों एक बालक है उसकी मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, और वो किस श्रेणी में आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट किस आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त है? तो देखते हैं, 11 से 19 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 18 से 19 वर्ष या फिर 15 से 17 वर्ष? किस आयु के लिए आपका पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या, ऑप्शन है 120, 180, 190 या फिर 200? तो राइट आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम्स ऑफ माइंड बहुबुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया था दोस्तों? तो गार्डनर, कैली, थर्स्टन या फिर स्पेयरमैन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके गार्डनर ने किया था, ठीक है। देखिए दोस्तों जो फेम्स ऑफ माइंड बहुबुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत जो था ये गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं? देखते हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या फिर दार्शनिक बुद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्त बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों ये कारीगर हो गया और मैकेनिक आदि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? तो अपसारी, अभिसारी, स्वतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि का जो संबंध है ये अभिसारी से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में खाली स्थान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भिन्न होती है। ठीक है, अब देखिए स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं उसमें अलग अलग क्या होती है, विशेषता होती है, अलग अलग उनमें क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है बिने ने, स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने या फिर थार्नाडाइक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा थार्नाडाइक ने। दोस्तों ये जो थार्नाडाइक था इसने बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसके? तो बुद्धि के बहुखंड का सिद्धांत। अगला है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है दोस्तों वाटसन का, वुडरो का, सुकरात का या फिर प्लेटो का। तो राइट आंसर हो जाएगा वुडरो का कथन था। ठीक है, ये जो वुडरो था दोस्तों इसने कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन की करने की एक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि का, ऑप्शन नंबर सी। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो मापन था दोस्तों ये बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, विकास की जो अवस्था होती है उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है ये आपका किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स लिंग सिद्धांत। ठीक है, जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो देखिए दोस्तों, जो मानसिक आयु का प्रत्यय था ये किसने दिया था? तो बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बिने साइमन ने, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिने साइमन जो था इसने मानसिक आयु के प्रत्यय का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन है थार्नाडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बिने साइमन ने। दोस्तों जो बिने साइमन था इसने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ऑप्शन है डेविड वेस्लर ने, एल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेनमैन ने या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड वेस्लर ने। दोस्तों जो ये डेविड वेस्लर था इसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो रुचि के मापन से, व्यक्तित्व के मापन से, बुद्धि के मापन से या फिर अवधान के मापन से, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के मापन से संबंधित है आधार आयु। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो देखते हैं, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, ठीक है ये नहीं होगा। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, ये भी संबंधित नहीं है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्धिक और कालानुक्रम आयु दोनों से संबंधित, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो भाटिया बैटरी है इसका प्रयोग किसके मापन में हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन है व्यक्तित्व के मापन, रुचि के मापन, बुद्धि के मापन या फिर अभिक्षमता के मापन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि के मापन। ठीक है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ऑप्शन है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 5 उप परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू खाली स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? देखते हैं, 70 से कम में, 70 से ऊपर, 80 से 100 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 से कम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 से 90। नेक्स्ट है, टर्मेन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। देखिए जिसकी आईक्यू 90 से 100 है उसे टर्मेन के अनुसार कैसा बालक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है टर्मेन के अनुसार। नेक्स्ट है,
पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरिल बर्ट ने। दोस्तों ये जो सिरिल बर्ट था इसने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपसे एक ना एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या 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 है इसका फॉर्मूला? तो बुद्धि लब्धि यानी IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है। इस पे हम लोग डाटा इनपुट पुट करेंगे इनटू 100, तो देखते हैं IQ इक्वल टू कितना हो जाएगा। हमारा मानसिक आयु कितना है दोस्तों इसका? तो मानसिक आयु है इसका 15 और वास्तविक आयु कितना है? 12 है, ठीक है। इनटू 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125, ठीक है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी IQ जो होगी दोस्तों वो 125 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब सेम उसी फॉर्मूला से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, तो इसका देखते हैं 8 हो जाएगा। और उसका वास्तविक आयु कितना है? 5 वर्ष इंटू 100, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 0, 8 दूनी 16, 160। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो ऑप्शन ए कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या फिर बुद्धि से। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि से। मनुष्य का जो व्यवहार होता है दोस्तों ये मुख्यतः बुद्धि से क्या होता है? वो प्रेरित होता है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, ऑप्शन है बिने ने, रिड ने, टर्मन ने या फिर कैटल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्मन ने। जो टर्मन था दोस्तों इसने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि देखते हैं मानसिक आयु, संवेगात्मक आयु, वास्तविक आयु या फिर सामाजिक आयु। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। देखिए दोस्तों ये जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये किसका मापन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का मापन करता है आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 से 109 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है दोस्तों ये सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। नेक्स्ट है, एक बालक की मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष तथा शारीरिक आयु कितना है? तो 10 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? वही वाला फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे इसको। IQ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मानसिक आयु बोला है, ठीक है, कितना? 12 वर्ष। शारीरिक आयु कितना है दोस्तों उसका? तो 10 वर्ष है, ठीक है, इंटू 100। तो 10 दहाम 100 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 12 दाम कितना हो जाएगा? 120। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है? अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? IQ में लिख देंगे। IQ इक्वल टू वही मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों? IQ कितना? 75 इक्वल टू मानसिक आयु 16 वर्षीय बच्चा, बुद्धि मानसिक आयु नहीं दिया है यानी कि यहां पर मानसिक आयु, ठीक है, अपॉन में कितना? तो 16 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा कितना? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी जो मानसिक आयु वर्ष होगी दोस्तों वो 12 वर्ष होगी। कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती कितना? तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया है? मानसिक उम्र कितना है? 5 वर्ष है। मानसिक उम्र 5 वर्ष दिया हुआ है, वास्तविक उम्र 4 वर्ष है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। देखेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी कि इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 पच्चे 125। राइट आंसर हो जाएगा इसका 125, ऑप्शन नंबर ए। हमारा दूसरा टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हमारा तीसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है,
व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समावेशन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, ये परिभाषा किसने दिया था? तो ऑप्शन है दोस्तों एम.एल. मन ने, एस. फ्रायड ने, जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने या फिर जी.ई. डेसिल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। ये परिभाषा जो था दोस्तों ये दिया था जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समावेशन, संवेदना या फिर चरित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या फिर केवल अनुवांशिकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व किसका परिमाण है? तो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक आध्यात्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गहन दृष्टिकोण, सहती दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहती दृष्टिकोण। ठीक है, बाह्य विकास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन होता है ये सहती दृष्टिकोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। व्यक्तित्व स्थायी समावेशन है। ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है, जो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है ये पर्यावरण के साथ भी होता है, ठीक है, जीवन के साथ भी होता है और प्रकृति के साथ भी होता है, यानी कि उपरोक्त तो सभी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? तो मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या फिर कैटल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिप्पोक्रेट्स ने, ऑप्शन नंबर सी। क्रोचेरस ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन है कृशकाय यानी कि दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने व्यक्तित्व की लंबकाय सुख गोलकाय में वर्गीकृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेमचर ने। दोस्तों ये जो क्रेमचर था इसने व्यक्तित्व को लंबकाय सुख गोलकाय में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि या फिर चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंतन और कल्पना, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्मुखी, बहुर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया, क्रेमचर द्वारा, युग द्वारा, सेल्डन द्वारा या फिर आलपोर्ट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युग के द्वारा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो देखते हैं आत्मकेंद्रित, सामाजिकता, रूढ़िवादी या फिर दब्बू। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता। ठीक है दोस्तों ये जो सामाजिकता है ये लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में देखते हैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। बी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है या फिर एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। डी, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों की संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। नेक्स्ट है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कैटल, फ्रायड, आलपोर्ट या फिर साइमन बिनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रायड। ठीक है दोस्तों ये जो फ्रायड है ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रायड ने, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो फ्रायड था इसने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को क्या किया था? महत्व दिया था। नेक्स्ट है। इरोस शब्द संबंधित है। ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। किससे संबंधित है? तो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है दोस्तों आपका इरोस शब्द। नेक्स्ट है।
अहंग निर्देशित करता है? ऑप्शन है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक सिद्धांत द्वारा। ठीक है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? ऑप्शन है इदम, प्राअहम, अहम या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा अहम। जो ये अहम है दोस्तों, ये आपका वास्तविकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो ऑप्शन है दोस्तों उपाह, आत्मा, पराह या फिर ईड तथा सुपर ईगो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पराह यानी कि सुपर ईगो। दोस्तों सुपर ईगो को क्या कहेंगे? कि व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है? तो 20 से 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऑप्शन है फ्रायड, कैटल, आल्पोर्ट या फिर आइजेक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रायड। ठीक है, तो फ्रायड है दोस्तों, ये व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी कैटल, आल्पोर्ट और आइजेक ये तीनों ही दोस्तों गुण सिद्धांत से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिक्सन ने। दोस्तों एरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंटूरा और वाल्टर ने। बंटूरा और वाल्टर ने दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक कारक, ये तो प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो है दोस्तों सभी विकल्प क्या है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है, हमारा व्यक्तित्व खाली स्थान के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? तो ऑप्शन है आनुवांशिक प्रभाव, ठीक है, और पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त दोनों हमारा व्यक्तित्व जो होता है ये आनुवांशिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकरात को। सुकरात को दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन है रोज स्याही धब्बा परीक्षण, टीटी परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16 PF परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 PF परीक्षण जो होता है दोस्तों ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, रोज का स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रक्षेपण विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है एक प्रक्षेपीय विधि, वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति, विषय निष्ठ प्रवृत्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रक्षेपीय प्रविधि, ऑप्शन नंबर ए। रोसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है दोस्तों ये एक प्रक्षेपीय प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज स्याही का धब्बा परीक्षण किस प्रविधि के उपयोग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रक्षेपी प्रविधि का उदाहरण है रोज स्याही का धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसार्क इंक ब्लॉट को टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व के मापन हेतु। ठीक है, जो रोसार्क का इंक ब्लॉट टेस्ट है इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन है साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर निर्धारण नापनी या फिर अवलोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये आपका व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक बोध परीक्षण किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्गन एवं मुरे। दोस्तों जो मार्गन और मुरे थे इन्होंने प्रासंगिक बोध परीक्षण बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मरे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को खाली स्थान करने के लिए विषय आत्मबोध परीक्षण यानी कि TAT प्रसारित का मापन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। दोस्तों जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये आपका व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इटाड, जो इटाड था दोस्तों ये समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षा कक्षा में खाली स्थान जोर होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ठीक है,
नेक्स्ट है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का महत्व है, ऑप्शन है दोस्तों छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, ठीक है, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, मानव संसाधन का सही निर्माण, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो समावेशी शिक्षा होता है दोस्तों, इसका क्या महत्व है, तो छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, ठीक है, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, और तीसरा मानव संसाधन का सही निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ था, तो देखते हैं दोस्तों फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, या फिर शिकागो विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आप सब लोग सुने होंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, तो ऑप्शन है 21A, 21B, 26A या फिर 31A। तो राइट आंसर हो जाएगा 21A में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संविधान का दोस्तों जो 21A अनुच्छेद है, इसमें शिक्षा को क्या किया गया है, मौलिक अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों को, सृजनशील बच्चों को, पिछड़े हुए बच्चों को, या फिर अपराधी बच्चों को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिछड़े हुए बच्चों को क्या किया जाता है, हस्तशिल्प शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका साधन संपन्न बालक। दोस्तों जो साधन संपन्न बालक होता है ये विशिष्ट बालकों का माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान की धारा 45 का किससे संबंध है, ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, राज्यों की उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से, या फिर माध्यमिक शिक्षा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से संबंधित है आपका धारा 45। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची पर लाया गया है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की किस श्रेणी में रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकलांग या फिर दिव्यांग में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं इनको विकलांग या फिर दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन डीवी को, ठीक है। दोस्तों ये जो जॉन डीवी था इसे जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, ऑप्शन है दोस्तों दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं है, ये राइट हो जाएगा। कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का विकास, ये भी राइट हो जाएगा। उदार व हंसमुख प्रवृत्ति वाले, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है कि वो दूसरों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है, कल्पना होती है, तर्क शक्ति होती है, स्मृति आदि का क्या होता है उनमें विकास होता है, उदार व हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है, ऑप्शन है तर्क, चिंतन, कल्पना, सीखने, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने, ठीक है। शिक्षा में दोस्तों सीखने सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो सीखने में सृजनशीलता का प्रयोग होता है। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक समावेशी शिक्षा यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा चौथा टॉपिक है सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टॉरेंस ने, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉरेंस था इसने सृजनशीलता की पहचान हेतु क्या किया था, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। अगला सवाल है शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मकता के सुधार हेतु। नेक्स्ट है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे, किसमें, तो ऑप्शन है सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, या फिर अंक प्राप्त करने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनशीलता में। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है दोस्तों कि मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं,
ये कथन सही नहीं है, ठीक है। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक ना हो, ये राइट हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, हाँ हो सकता है। सृजनात्मक का पोषण किया जा सकता है, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है। इसमें क्या दिया है कि मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के जनक कौन है? तो देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता इसके जनक हैं टॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रेन स्टार्मिंग की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपसारी चिंतन से संबंधित है आपका सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और वह मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ऑप्शन है दोस्तों, बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता का, ठीक है। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन जो है दोस्तों, ये सभी गुण सृजनात्मकता का है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन है दोस्तों, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य हो, ये नहीं होगा। ड्राइविंग और पेंटिंग में बहुत क्या हो, विलक्षण हो, ये भी नहीं होगा। सी दोस्तों, पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी विलास के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन है दोस्तों, उद्भावन, उद्भाषण, मूल्यांकन या फिर उपक्रम? तो राइट आंसर हो जाएगा उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, उद्भावन, अभिप्रेरण, आयोजन या फिर प्रबोधन? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो है दोस्तों, ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा टॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्तिक भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने दोस्तों? कॉल्सनिक ने, सेल्डन ने, कैटल ने या फिर हिप्पोक्रेट्स ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? दोस्तों जो व्यक्तिक भिन्नता होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा के समान और एक जैसे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो विषय वस्तु का, अब विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिक भिन्नता का या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता का, ठीक है। अध्यापन के समय दोस्तों अध्यापक को, ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या करना चाहिए? सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उसमें एक दूसरे में भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो मौलिकता, संवेदनशीलता, जिज्ञासा या फिर रटने द्वारा सीखने की क्षमता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनमें रटने द्वारा सीखने की क्षमता का गुण नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? तो खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर सृजनात्मकता गतिविधि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों मौलिकता, नवीनता, अभिसारी चिंतन या फिर कल्पना शक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी, अभिसारी नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या होगा? अपसारी होगा, अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती किसने कहा? देखिए दोस्तों, बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है, किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था, गाल्टन ने कहा था, वेटलर ने कहा था या फिर ब्लूम ने कहा था? तो ये जो ब्लूम था, इसने कहा था कि बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
बीके पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण कब बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 में बीके पासी के द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण जो था ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में सामान्यता बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 110 से 120 होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता को पागलपन करार दिया है, ऑप्शन है दोस्तों स्टेन ने, नीत्शे ने, टोरेंस ने या फिर प्लेटो ने। किसने पागलपन करार दिया है? तो जो नीत्शे था दोस्तों इसने सृजनात्मकता को क्या दिया है? पागलपन करार दिया है। ठीक है, हमारा चौथा टॉपिक भी समाप्त हो गया दोस्तों, सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व भिन्नता। अब हमारा पांचवा टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। उपयुक्त परिभाषा है, किसने दिया था दोस्तों ये परिभाषा? तो डेविड व्हीटिडमैन ने, चाइसोम ने, एमरी स्ट्रप्स ने या फिर गुड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो परिभाषा है ये गुड का परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देशन के सिद्धांत अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखते हैं, ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, दंडात्मक का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दंडात्मक का सिद्धांत। ये जो दंडात्मक का सिद्धांत है दोस्तों ये निर्देशन के सिद्धांत अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेटसन के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो ऑप्शन है दोस्तों प्रभाववादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवस्थावादी सिद्धांत या फिर मनुवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुवादी सिद्धांत। ठीक है, परामर्श के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन क्या है दोस्तों? कि मनुवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विलियमसन और डरले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान या फिर दंडात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा दंडात्मक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत की कथन में चुने सही विकल्प को। तो देखते हैं, स्वीकृत का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा है आदर्श के साथ निरंतर का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, यानी उपरोक्त सभी क्या है दोस्तों? सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श प्रक्रिया के कितने मूलभूत सिद्धांत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मूलभूत सिद्धांत हैं परामर्श प्रक्रिया के। एक अच्छे नेता की निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? तो ऑप्शन है प्रयास, संवाद दक्षता, स्वाभिमान या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, एक अच्छे नेता में प्रयास भी होना चाहिए, संवाद दक्षता भी होनी चाहिए और आपका स्वाभिमान भी होनी चाहिए। अगला है निर्देशन है, ऑप्शन है दोस्तों सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निर्देशन क्या है? सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है और निरंतर क्रिया भी है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन संबंधित है, ऑप्शन है दोस्तों उच्च स्तर से, मध्यम से, निम्न स्तर से या फिर सभी स्तरों से। तो सभी स्तरों से संबंधित है आप दोस्तों आपका निर्देशन, उच्च स्तर से भी, मध्यम स्तर से भी और निम्न स्तर से भी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों की मनोदशा है उपयुक्त कथन और संकेत करता है परामर्श के सिद्धांत की। तो देखते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, बोधात्मक सिद्धांत, प्रभाववादी सिद्धांत या फिर अवसरवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा बोधात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों से के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया था? तो ये जो परिभाषा था दोस्तों ये मायर्स ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? कि परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम परामर्श शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल रोजर्स के द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श शब्द की उत्पत्ति या फिर उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1842। निर्देशन है, ऑप्शन है दोस्तों अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक या फिर समय की बर्बादी। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है, निर्देशन क्या है दोस्तों? ये अनिवार्य है। अगला देखते हैं, निर्देशन का विषय क्षेत्र है, देखते हैं कौन कौन सा। व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, यानी कि उपरोक्त सभी जो है दोस्तों ये निर्देशन के क्या है? विषय क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों, अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकृत होता है इसका रूप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है रुचि पर, क्षमता पर, योग्यता पर, या फिर उपरोक्तो सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्तो सभी। देखिए दोस्तों, जो निर्देशन होता है ये रुचि पर आधारित है, क्षमता पर भी है और योग्यता पर भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। ये क्या है दोस्तों? निर्देशन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, अखिल भारतीय निर्देशन जो कार्यालय भवन है दोस्तों, इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम मार्टिन ने निर्देशन सिद्धांत के कुल कितने प्रकार बताए? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 प्रकार बताए। जो विलियम मार्टिन था दोस्तों, इसने निर्देशन सिद्धांत के कुल 11 प्रकार बताए। अगला क्वेश्चन है, परामर्श के मूल सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन है स्वायत्तता, न्याय, निष्ठा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।